नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 7 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही आसान भाषा में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार तो पूरी की पूरी 4 नंबर की एक केस स्टडी इस टॉपिक से या बोल सकते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पूछी गई है। तो इसलिए आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो समझते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपके पास क्या है, एक निडल है। आप सब निडल देखिए, सुई जिससे आप कपड़े सिलते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर क्या बनाई, एक सुई बनाई जो आपके सामने इस तरह से आपको इस बोर्ड पर दिख रही है, जिसको मैंने जूम कर दिया। अब जो सुई की ये टिप होती है ये बहुत ही शार्प होती है और इसी का खेल है, समझना जरा। मैंने क्या किया, उसके बाद एक लाइट सोर्स लिया। ये मेरे पास एक लाइट सोर्स है, तो दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। ये एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि इस निडल से कुछ दूरी पर रखा हुआ है। अगर ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इससे दूर रखा हुआ है, तो जब यहां से लाइट रे आएंगी तो लाइट रे कैसे होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर यहां से वेव फ्रंट आएगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। क्योंकि हमने हाइगेंस थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारा सोर्स बहुत दूर होता है तब जो वेव फ्रंट होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट होते हैं। यहां हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है, जब भी सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर होता है तो उससे आने वाली लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो मान लिया इस सोर्स ऑफ लाइट से कुछ लाइट रे यूं करके आ रही है। ये लाइट रे कुछ इस निडल में टकराई, इस सुई में टकराई, यूं करके कुछ ऐसे आई, कुछ ऐसे आई, कुछ ऐसे आई, यूं करके। मैंने यहां सामने क्या लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी, या फिर मेरे कमरे की दीवार है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। अब होगा क्या, देखो एक लाइट रे और ले आओ यहां से, इस तरह से एक लाइट रे ऐसे आई, इस तरह से एक लाइट रे यूं आई। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या होगा बताओ। आप सब जानते हो, आप सब एक बात बोलोगे कि जितनी लाइट रे इस सुई में पड़ रही हैं वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाएंगी, और जितनी लाइट रे इस सुई से ऊपर पड़ रही हैं वो सब के सब इस तरह से दीवार पर टकराएगी और यहां पर हमारी दीवार चमक जाएगी। तो जहां दीवार नहीं चमक रही है, यानी इस पॉइंट से नीचे हमें क्या देखने को मिलेगा, इस सुई की छाया देखने को मिलेगी या फिर शैडो देखने को मिलेगी। यानी ये रीजन कैसा रीजन हो गया, दिस इज रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। इसी को मैं क्या बोलता हूं, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन बोलता हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है और ऐसा भी हम मतलब यही हम अक्सर क्या करते हैं, अनुभव भी करते हैं कि मैंने मान लिया ये पेन है, इस पेन के ठीक सामने मैंने ऐसा टॉर्च लगाया तो मुझे पेन की छाया या पेन की शैडो मुझे दीवार पे देखने को मिलती है। यही तो होता है। तो सेम चीज यहां पर भी होगा। ऐसा हमने सोचा कि निडल है, इसकी ये शार्प एज है यहां पर, और मुझे इसकी जो छाया है या फिर इसकी जो शैडो है मुझे इस स्क्रीन पर या इस दीवार पर यहां पर देखने को मिलेगी, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है जरा समझना। ये जो लाइट रे ऐसे यहां पर से आ रही है, जो कि मैंने सोचा यहां पर ऐसे जस्ट इसको टच करेगी और आगे निकल जाएगी, लेकिन होता ऐसा नहीं है। ये लाइट रे इसको टच करती है, इस शार्प एज को टच करती है और इस तरह से बैंड हो जाती है। और कहां की ओर बैंड हो रही है, ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन की ओर बैंड हो रही है। यानी एक लाइट रे आई और किससे टकराई भाई, इस निडल के इस शार्प एज से टकराई या इस शार्प नुकीले इसके कोने से टकराई, और कहां की ओर बैंड होगी, इस ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन की ओर बैंड हो गई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। थोड़ा सा इसको और मीनिंगफुल बनाऊं, मैं क्या बोल रहा हूं, लाइट रे आई। अब सिंपल बोलो, लाइट आई, माना यहां से लाइट वेव आई। एक लाइट वेव आई जो किससे टकराई, इस शार्प एज से टकराई, और टकराने के बाद बैंड हो गई। लेकिन कंडीशन है, कहां की ओर बैंड हो रही है, ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन की ओर बैंड हो रही है। और लाइट से रिलेटेड इस टाइप का फिनोमिना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, सिंपल बेंडिंग ऑफ लाइट है। अब बेंडिंग ऑफ लाइट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कब,
कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन यहां पर बेंडिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से हो रहा है, किसी शार्प एज में टकराने की वजह से हो रहा है। और लाइट कहां की ओर बेंड हो रही है, ज्योमेट्रिकली शैडो वाले रीजन की ओर बेंड हो रही है। और लाइट से रिलेटेड यह फिनोमेना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब भी यहां पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात हजम नहीं हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली कभी इसको देखा नहीं, लेकिन उन्हें एक चीज जरूर देखी होगी, ये जो मेरे पास डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है ये वेव से रिलेटेड फिनोमिना है। यानी जितनी भी वेव होती हैं वो डिफ्रैक्शन नामक फिनोमिना को दिखाती हैं। इसका मतलब यहां से एक बात तो प्रूफ होती है कि जो लाइट है वो किस नेचर की होती है, वेव नेचर की होती है। लेकिन जो साउंड है जो मैं बोल रहा हूं यहां पर, ये भी तो क्या है, एक वेव है। और आप सब ने डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव देखा हुआ है। एक एग्जांपल दूं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे अभी मैं इस क्लास में इस कमरे में लेक्चर दे रहा हूं और दरवाजा खुला हुआ है, और जो बगल वाला कमरा है वहां भी आवाज जा रही है। इस बात से आप एग्री करते हो नहीं करते हो, एग्री करते हो। आप भी जब अपने कमरे में बोल रहे होते हो तो बगल वाले कमरे में आवाज जाती है। किचन में कुछ बन रहा होता है तो क्या बन रहा है, कितनी सीटी आ गई उस कुकर में, आपको उसका फील मतलब वो सुनाई देता है आपको कि भाई 1 सीटी आ गई, 2 सीटी आ गई। तो कैसे आवाज वहां से यहां पहुंची इस तरह से गोल गोल घूम घाम के, क्योंकि आपका कमरा किचन के ठीक सामने तो है नहीं, आपका कमरा इधर है, किचन वहां है और दरवाजा इधर है। तो कैसे जो हमारे पास साउंड है वो ऐसे मुड़ के ऐसे आ गई। तो यहां पर हुआ क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। कैसे हुआ डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव, जरा समझना। जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं तो साउंड ऐसे सीधे आगे को गई। जब सीधे आगे को गई, सामने क्या दरवाजा है, दरवाजे के कुछ किनारे हैं, आप सबने देखे दरवाजे के किनारे होते हैं कुछ, उन किनारों पर मेरी साउंड वेव टकराई और टकराने के बाद क्या होगी, ऐसे मुड़ गई। और जैसे ही मुड़ी, मुड़ने के बाद कहां चलेगी, दूसरे कमरे में चलेगी, क्योंकि दूसरे कमरे में दरवाजा है। फिर उस दरवाजे के किनारों से टकराई, फिर दोबारा से कहां की ओर मुड़ गई, अंदर की ओर मुड़ गई। और इस तरह से साउंड यहां से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंच गई। यानी कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही यहां पर क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम इतनी आसानी से नहीं देख पाते जितनी आसानी से हम डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड को देख पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो साउंड की वेवलेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है, 1 मीटर के आसपास की होती है। और इस वेवलेंथ की वेव को बैंड कराने के लिए जो हमारे दरवाजे के एज हैं वो इनफ है। लेकिन वहीं जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो कुछ माइक्रोमीटर के आसपास की होती है, 10⁻⁶ मीटर के आसपास की होती है लाइट की वेवलेंथ। जैसे अगर मैं रेड लाइट की बात करूं तो ये लगभग 600 नैनोमीटर के आसपास की होती है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत स्मॉल वेवलेंथ है। तो इस टाइप की वेव को बैंड कराने के लिए जो एज होने चाहिए वो भी बहुत ज्यादा शार्प होने चाहिए, यानी लगभग इसी ऑर्डर के होने चाहिए। तो इस ऑर्डर के एज कहां मिलेंगे आपको, जैसे इस सुई का ये नुकीला कोना या नुकीला भाग, ये जो मेरे पास सुई होती है उसका जो नुकीला भाग होता है वो क्या करेगा, लाइट का डिफ्रैक्शन कर सकता है। वैसे ही मेरे बाल, ये बाल क्या कर सकते हैं, लाइट का डिफ्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लिया एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन में बहुत ही पतली सी स्लिट बना दो, वो स्लिट भी लाइट का डिफ्रैक्शन कर सकती है, क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो किस ऑर्डर की है भाई, इस लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की है। यानी अगर मुझे एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन देखना है लाइट का, तो जो एज होनी चाहिए, जो शार्प एज होनी चाहिए वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए, लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि डिफ्रैक्शन क्या है भाई। तो डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है लाइट से रिलेटेड या वेव से रिलेटेड कि जब कोई लाइट वेव किसी एक शार्प एज से टकराती है और उस शार्प एज की जो मेरे पास विड्थ है वो लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की है, तब वहां पर लाइट बेंड होती है। और लाइट कहां की ओर बेंड होगी, जो ज्योमेट्रिकली शैडो वाला रीजन होता है, लाइट वहां की ओर बेंड हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? ओके, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, बेहतर फीलिंग आएगी। मान लो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है। सर्कुलर डिस्क कहने का मतलब बिंदी होती है ना, बिंदी, ठीक है, गोल वाली, ऐसे वाली, ऐसे बिंदी है, ठीक है। और यहां मेरे पास एक लाइट सोर्स है जो कि इससे बहुत दूर है, और यहां से इस तरह से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। और कैसे है वो लाइट, सबके सब
एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि जो लाइट सोर्स है इससे बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, ये लाइट आई यूं करके। अगर मैं वेव फ्रंट आ रहा बोलूंगा तो कैसे आएगा, वो पैरेलल वेव फ्रंट आएगा यूं करके, बिकॉज अगर मैं वेव ऑप्टिक्स लगाऊंगा तो क्या आएगा, वेव फ्रंट आएगा। अगर मैं रे ऑप्टिक्स लगाऊंगा तो क्या आएगा, ऐसे लाइट रेज आएंगी। और मैंने यहां पर क्या लगा दी भाई, इस तरह से एक स्क्रीन लगा दी। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि इस बिंदी की शैडो मुझे यहां पर देखने को मिलेगी, यानी लाइट यहां पहुंचेगी और फिर यहां पहुंचेगी, ये सब लाइट क्या हो जाएंगी, यहां पर ब्लॉक हो जाएंगी। यानी ये कैसा रीजन हुआ भाई, यहां क्या देखने को मिलेगी, मुझे शैडो देखने को मिलेगी। यहां क्या देखने को मिल रही है, शैडो। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जगमगा जाएगा, यानी यहां लाइट पहुंचेगी, यहां लाइट पहुंच रही है, यहां लाइट पहुंच रही है, यहां पर कोई लाइट देखने को नहीं मिल रही है, यहां पर इस बिंदी की शैडो जा रही है। लेकिन अगर मैं यहां पर डिफ्रैक्शन लगाऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है एक्चुअल में, जैसे ही लाइट इस शार्प एज से टकराई, जो बिंदी की एज होती है वो बहुत शार्प होती है, जैसे ये लाइट इस शार्प एज से टकराई तो ये बैंड हो गई। और कहां की ओर बैंड हो गई, ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन की ओर बैंड हो गई। तो ये रीजन कौन सा है भाई, ज्योमेट्रिकली शैडो वाला रीजन है। तो लाइट क्या हो जाएगी, इस तरह से बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो जहां मैंने सोचा था लाइट जाएगी ही नहीं, वहां भी लाइट चलेगी। तो अगेन यहां पर कौन सा फिनोमिना देखने को मिला, मुझे डिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखने को मिला। तो लाइट क्या हो जाएगी भाई, इस तरह से बैंड हो जाएगी और यहां मुझे लाइट देखने को मिलेगी। यानी जहां मैंने सोचा था शैडो होगी, वहां मुझे क्या देखने को मिल रही है, लाइट देखने को मिल रही है। तो अगेन ये किसका एग्जाम्पल है, डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखो जो जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। मान लो इस तरह से मेरे पास एक ही स्क्रीन है और इस स्क्रीन में मैंने क्या बनाया, इस तरह से एक स्लिट बना दी। ये क्या बना दी, स्लिट। तो हियर वी हैव ए स्लिट। ये क्या है मेरे पास, ए वेरी नैरो स्लिट है। ठीक है, आपको बड़ी दिख रही है क्योंकि बड़ी बना के बना रखी है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, एक नैरो स्लिट है। ठीक है, अब यहां पर क्या लगा दी, ठीक सामने एक स्क्रीन लगा दी। अब कुछ लाइट आ रही है यूं करके और बहुत दूर से आ रही है। दूर से कहने का मतलब जो लाइट रे आएंगी वो कैसे आएंगी, एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, या फिर जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। अब ये स्क्रीन क्या है भाई, बहुत ब्लैक स्क्रीन है। तो ये सारे जो मेरे पास ये वाली लाइट होगी और इस स्लिट से नीचे की लाइट होगी वो सब क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई इसके ठीक सामने मुझे यहाँ पर लाइट देखने को मिलेगी और ये जो रीजन होगा शैडो का रीजन होगा और ये रीजन भी कैसा होगा, शैडो। तो यहाँ भी मुझे क्या देखने को मिलेगी, शैडो देखने को मिलेगी। और यहाँ भी मुझे क्या देखने को मिलेगा भाई, शैडो देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही यहाँ से लाइट वेव आएंगी इन शार्प एज से टकराकर बैंड हो जाएगी। और कहाँ की ओर बैंड होगी, इस ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन की ओर बैंड हो जाएगी। तो लाइट इस तरह से क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो यहाँ मुझे इस तरह से बैंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। तो लाइट कहाँ की ओर बैंड होगी, ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन की ओर बैंड होगी। यानी मुझे लगा था यहाँ मुझे शैडो देखने को मिलेगी, पर यहाँ मुझे शैडो देखने को नहीं मिली। तो यहाँ मुझे क्या देखने को मिली, लाइट देखने को मिली। यानी यहाँ भी क्या है, लाइट की कुछ इंटेंसिटी मुझे देखने को मिली। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और प्रिसाइजली बनाऊं कि इस केस में मुझे किस टाइप का पैटर्न देखने को मिला, हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो कुछ इस टाइप का इंटेंसिटी पैटर्न देखने को मिलेगा। यानी यहां भी लाइट जाएगी, थोड़ा बहुत लाइट यहां भी जाएगी, लेकिन उससे क्या जाएगी, कम जाएगी। थोड़ा जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा वैसे वैसे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसके ठीक सामने मुझे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, फिर क्या हो जाएगी, आगे जाते हुए जीरो हो जाएगी। वैसे ही यहां भी होगा, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। यानी इस तरह से लाइट क्या होगी, इसके शार्प एज से डिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक और एग्जांपल है जो आप अपने घर में कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखने के लिए सब कुछ है। आपके पास बाल है, हाँ जी है। आपके पास एक लेजर लाइट है, हाँ जी है। बच्चों का मिल जाता है, कितने रुपए का आता है, 20 या 25 रुपए का आ जाता है, लाल वाला हो। ठीक है, तो ऐसे आपके पास क्या होगा, एक लेजर लाइट होगा और आपके सर में क्या है, बाल हैं। एक काम करना क्या करना समझाता हूं जरा। अपना एक बाल काटना यूं करके, ध्यान रहे आपके बाल पतले होने चाहिए जैसे मेरे हैं। तो आपने ऐसे बाल काटना यूं करके, ठीक। ये आपका क्या है, हेयर है। तो ये क्या है भाई, हेयर है आपका। और ये आपकी लेजर लाइट है, ये रेड है या फिर ग्रीन कलर की कुछ भी हो सकती है। इस लेजर लाइट को इस पर इंसिडेंट कराना यूं करके, यहाँ से लेजर बीम आई है और ये बीम ऐसे पकड़ना है इसको हाथ पे, ऐसे दीवार की ओर मुंह करके, कमरे में अंधेरा हो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे दीवार की ओर ऐसे मुंह करके उस बाल के ऊपर टप करके लेजर लाइट डालना।
तो आप सामने यहाँ क्या लगी है, स्क्रीन, यहाँ आपकी दीवार है, तो इस स्क्रीन में आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके ठीक सामने यहाँ पर आपको एक बड़ा सा इंटेंसिटी का लाइट देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पर। फिर उसके बाद कुछ छोड़कर फिर यहाँ पर थोड़ा सा लाइट देखने को मिलेगी, फिर कुछ छोड़कर यहाँ लाइट देखने को, कुछ छोड़कर यहाँ लाइट देखने को मिलेगी, फिर यहाँ पर लाइट नहीं जाएगी, यहाँ लाइट जाएगी, यहाँ पर लाइट नहीं जाएगी, यहाँ लाइट जाएगी, और जैसे जैसे दूर जाओगे इससे इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। थोड़ा सा और अच्छे से बोलूं तो आपको यहाँ पर सेंटर में एक ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक ब्लैक, यानी अगर जैसे आपकी दीवार है वैसा देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर लाइट गई नहीं। फिर उसका आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अगेन यहाँ पर आपको जिस कलर की लाइट है उस कलर की इंटेंसिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इससे कम होगी। फिर यहाँ पर लाइट नहीं जाएगी, यानी यहाँ पर आपको जैसी आपकी दीवार है वैसा कलर देखने को मिलेगा। अगर दीवार सफेद है तो आपको यहाँ पर सफेद देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर लाइट जाएगी, फिर नहीं जाएगी, फिर जाएगी, फिर नहीं जाएगी, यानी जैसे जैसे दूर जाओगे इंटेंसिटी लाइट की कम होती जाएगी, और इस तरह से आपको डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे, ऐसे इधर को और ऐसे ही यहाँ पर नीचे को, ठीक है। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ऐसे वर्टिकल भी आपको देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने जो आपके हाथ में क्या है, बाल है, उसको किस तरह से पकड़ा है। तो ये पैटर्न आप अपने घर में भी देख सकते हो। अगेन ये किसका एग्जांपल है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम हेयर। जो आदमी के बाल होते हैं उससे भी हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न को देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो डिफ्रैक्शन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प एजेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और लाइट कैसे बेंड होती है या कहाँ की ओर बेंड होती है, ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन की ओर लाइट बेंड होती है। तो लाइट बेंड फ्रॉम शार्प एजेस सच दैट इट इंटर्स इन ए ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। कहां की ओर एंटर करती है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में एंटर करती है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लाइट, जिन एजेस से लाइट बेंड हो रही है, उन एजेस की जो थिकनेस है वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए, 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर की होनी चाहिए, या बोल सकते हैं लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। तभी वहां पर हमको एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। ओके, अब यहां पर आता है क्या, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं, एक होता है क्या, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, तो हिंट डालना क्या, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और दूसरा होता है सॉरी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो हेडिंग क्या है हमारी, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, पहला होता है हमारे पास क्या, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, FRESENAL, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। और दूसरा होता है हमारे पास क्या, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर, FROUNHOFFER, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। दोनों साइंटिस्ट के नाम है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दो टाइप के डिफ्रैक्शन है, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। क्या होता है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में, पहले वाले डिफ्रैक्शन में जो मेरे पास सोर्स एंड स्क्रीन सोर्स एंड, समझना जरा बात को, सोर्स एंड स्क्रीन आर वेरी क्लोज टू ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स का मतलब ये जो शार्प एज है, ये क्या है भाई, ऑब्स्टिकल्स हैं। यानी इस केस में क्या होगा, ये जो सोर्स होगा और ये जो स्क्रीन होगी इस ऑब्स्टिकल्स के बहुत पास होगी, ठीक है। इसमें इतना ही समझना है आपको, क्योंकि आगे की कहानी कोई मतलब नहीं है इनसे, ठीक। और जो दूसरा मेरे पास फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है, इसमें उल्टा होता है कि सोर्स और स्क्रीन दोनों इस ऑब्स्टिकल से बहुत दूर होते हैं। तो सोर्स एंड स्क्रीन आर very far away from obstacles
ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। जो ऑब्स्टिकल्स होता है उससे बहुत दूर होते हैं, ये उसी का एग्जांपल है कि ये लाइट रे भी पैरेलल आ रही है और ये भी क्या है, इससे बहुत दूर है, लगभग कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर होता है। और इस टाइप के डिफ्लेक्शन में हम एक कॉन्वेक्स लेंस भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस भी यूज करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे सिलेबस में ऐसे नहीं दे रखा कि एक्सप्लेन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। बस आपको पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है? हमारे सिलेबस में है डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट, यानी ये है हमारे सिलेबस में, ये इस चीज को एक्सप्लेन करने को आता है हमारे एग्जाम में और इस बार भी आया हुआ था, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको जानना है कि भाई डिफ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेस्नेल, एक होता है फ्रॉनहोफर। जब आप आगे पढ़ोगे बीएससी या बीटेक करोगे तो वहां अपने आप आपके सिलेबस में आ जाएगा जब आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो इसको यहां पे क्लोज करते हैं, टाइप्स को आगे बढ़ते हैं। तो हिंट डालो क्या? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सिंगल स्लिट। तो उसके लिए मुझे कुछ स्टेप डालनी पड़ेंगी, तो ये सब मिटा रहा हूं मैं और नई फ्रेश हेडिंग है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सिंगल स्लिट। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे और एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। कोई भी हम मेरे को टफ बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किसी भी टॉपिक को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किसी एक सिंगल स्लिट से किस तरह से लाइट का डिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। तो हेडिंग क्या है हमारी? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सिंगल स्लिट, ठीक है। देखो भाई, मान लो मेरे पास, पहले ये समझ लेते कि होता क्या है वहां पर, फिर ऐसा क्यों हुआ उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो होता क्या है सिंगल स्लिट वाले डिफ्रैक्शन में? तो मैंने इस तरह से एक स्क्रीन ले ली यूं करके, ये क्या है मेरे पास? एक स्क्रीन है। तो हियर वी हैव ए स्क्रीन, ठीक। इस स्क्रीन में मैंने क्या बनाया? यहां पर एक छोटी सी स्लिट बना दी। ये स्लिट बहुत ही पतली है और किस ऑर्डर की है? जिस ऑर्डर की लाइट की वेवलेंथ होती है लगभग उस ऑर्डर की यहाँ पर इसकी विड्थ है। ये W जो है यहाँ से विड्थ है इसकी, जो वो किस ऑर्डर की है? लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की है। अब यहाँ से कुछ लाइट यूं करके आ रही है, यानी लाइट बहुत दूर से आ रही है, तभी तो रेज कैसी है? एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक। अगर मैं वेव फ्रंट बनाऊंगा तो वेव फ्रंट कैसे आएगा? ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आएगा। ये लाइट रेज है और ये जो आपको दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर, ये क्या है? प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। जैसे ये सब लाइट यहाँ पड़ेगी तो क्या होगा? डिफ्रैक्शन होगा, कुछ इस तरह से डिफ्रैक्शन होगा और ऐसे मुझे यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा, या बोल सकते हैं इंटेंसिटी पैटर्न देखने को मिलेगा। क्या हुआ एक्सपेरिमेंटली? पहले वो देखो। इसके ठीक सामने ये जो स्लिट है, इसके ठीक सामने मुझे यहाँ पर एक बड़ी सी ब्राइट फ्रिंज देखने को मिली, जिसको क्या बोला गया? सेंट्रल मैक्सिमा बोला गया। क्या बोला गया? सेंट्रल मैक्सिमा बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखने को मिला? और यहाँ फिर ऊपर की ओर जाऊंगा तो यहाँ क्या देखने को मिला? मुझे एक डार्क फ्रिंज देखने को मिली। डार्क फ्रिंज कहने का मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पर लाइट गई नहीं, यानी जैसी स्क्रीन है स्क्रीन का कलर मुझे यहाँ पर देखने को मिला। अगर व्हाइट है तो व्हाइट देखने को मिला, अगर काली स्क्रीन है तो काला यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ मुझे क्या मिला? डार्क फ्रिंज। और इसको नाम क्या दिया गया? फर्स्ट डार्क। तो दिस इज अवर फर्स्ट डार्क फ्रिंज। इसका नाम क्या है भाई? फर्स्ट डार्क फ्रिंज है। ऐसे नीचे भी क्या है? ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो बीच में क्या देखने को मिला? सेंट्रल मैक्सिमा। फिर उसके बाद क्या देखने को मिला? फर्स्ट डार्क फ्रिंज देखने को मिला। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। फिर उसके बाद मुझे एक और ब्राइट फ्रिंज देखने को मिली। एक मुझे अगेन यहां पर इस तरह से ब्राइट देखने को मिली या ब्राइट फ्रिंज देखने को मिली, जिसको हमने क्या बोला? सेकेंडरी मैक्सिमा बोला। और कौन सा सेकेंडरी मैक्सिमा? दिस इज अवर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसका नाम क्या दिया गया भाई? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। और ये भी क्या हो जाएगा? जस्ट उसके नीचे है, मतलब उसी के करस्पॉन्डिंग यहां। तो दिस इज अवर अगेन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। यानी कैसे फ्रिंज है? ये ब्राइट फ्रिंज है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो इससे कम है, यानी जैसे मैं इससे दूर गया इंटेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। फिर मुझे क्या देखने को मिला? सेकंड डार्क। फिर मुझे क्या देखने को मिला? सेकंड मैक्सिमा, सॉरी सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये मेरे पास क्या है भाई? सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है।
और ये मेरे पास क्या है भाई, इसको हमने क्या बोलेंगे, ये और फर्स्ट डार्क फ्रिंज आ गई तो इसे हमने क्या बोला, सेकंड डार्क फ्रिंज। तो ये क्या है हमारा सेकंड डार्क फ्रिंज है। ये मुझे सब एक्सपेरिमेंटली देखने को मिल रहा है, ठीक है, बस सुन लो बात को, आप सुनने में ही क्या है आपकी भलाई है। फिर सेम यहां भी ऐसे देखने को मिलेगा, उससे करस्पॉन्डिंग बना दो, लेकिन ध्यान रखना इसकी इंटेंसिटी इससे कम है, इसकी इंटेंसिटी इससे कम है। यानी जैसे जैसे मैं सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर या नीचे जा रहा हूं, या फिर अगर इसको मैं ऐसे बनाऊंगा इधर या इधर जा रहा हूं, तब उस टाइम पर जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये मुझे एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला। अब मुझे इस बात को एक्सप्लेन करना है कि भाई कब मुझे ये सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिलेगा, कब मुझे यहां पर जो फर्स्ट डार्क है वो देखने को मिलेगा, कब मुझे सेकंड डार्क देखने को मिलेगा, कब मुझे थर्ड डार्क देखने को मिलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे ही क्या डिफाइन करना पड़ेगा, कब मुझे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा देखने को मिलेगा, कब मुझे सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा देखने को मिलेगा। ये कंडीशन अब मुझे मैथमेटिकली यहां पर प्रूफ करनी है। क्या अभी हम क्लास 12th में इस सबको प्रूफ करेंगे? आंसर है नहीं करेंगे। तो फिर हम कैसे करेंगे? किया किसने? जो अभी हम पढ़ा ना, फ्रेजनल नाम के साइंटिस्ट ने एक बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करी, किसकी? कैलकुलस की, और वहां से वो सब रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन अभी वो हमारे स्कोप से क्या है, बाहर है। तो हम यहां पर एक दूसरी मेथड का यूज करेंगे, दैट इज एनालिटिकल मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है जो फ्रेजनल ने किया। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो इनका हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्यों यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिला, क्यों यहां मुझे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा देखने को मिला, क्यों मुझे यहां पर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा देखने को मिला, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन हम एनालिटिकल मेथड से देंगे। ठीक है, नाउ इन सब का एक्सप्लेनेशन एक एक करके करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले हमें यहां पर कुछ चीजें स्टेबलाइज करनी पड़ेंगी। अब जरा समझना बात को, मेथड में जाने से पहले कुछ चीजें हमें यहां पर प्री डिफाइन करके चलना पड़ेगा कि भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तभी हम आगे जाके अच्छे से खेल सकते हैं। ठीक है, तो खेलने के लिए पहले सारे हथियार हमें क्या करने पड़ेंगे, अपने मजबूत करने पड़ेंगे। ओके, नाउ हथियार क्या है जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये डिस्कशन का समझ में आ गया ना आपके, फिर ये तो समझना बहुत आसान खेल है, बस समझना आपको सिर्फ कहां पर है, ये वाली चीजें हैं जो मैं यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं। समझो जरा, मान लो इस तरह से मेरे पास ये एक स्क्रीन है, समझना जरा, ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन में एक बहुत नैरो स्लिट है। अब ये स्लिट बहुत नैरो है, मुझे स्लिट के अंदर क्या होगा ये बताना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्लिट को जूम करके बनाना होगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसी सेम स्लिट को जूम करते रहा हूं, जूम बहुत बड़ा जूम कर दिया मैंने इसको सब बड़ा बना दिया। ये सिंगल स्लिट है, इसको मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट M बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट N बोल दिया। जो पॉइंट M है इस स्लिट का, स्लिट वही है, यही स्लिट है, पर मैंने क्या बना रखा है, उसको बड़ा बना रखा है। तो स्लिट, इस जो पॉइंट M है ये क्या है, स्लिट का अपर मोस्ट पार्ट है, जो पॉइंट N है वो स्लिट का लोअर मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, इतनी बात। अब यहां से वेव ऑप्टिक्स लगाओ, यहां से क्या आ रही है, इस तरह से वेव आ रही है। ये कैसे वेव फ्रंट आ रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं। तो हियर वी है प्लेन वेव फ्रंट, जो कि इस स्लिट में इंसिडेंट होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही ये प्लेन वेव फ्रंट इस स्लिट में इंसिडेंट करेगा, माना कर गया, तो अब क्या होगा, अब लगाओ यहां पर क्या, हाइगेंस प्रिंसिपल। क्या कहता है हाइगेंस प्रिंसिपल, जैसे ही ये प्लेन वेव फ्रंट इस स्लिट में इंसिडेंट करेगा, तो इस स्लिट का हर पार्ट, इस M और N के बीच में जितने भी पार्ट हैं, या बोलते हैं जितने भी पॉइंट हैं, वो सब के सब न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे। तो एक पॉइंट लिख के चलेंगे हम। सबसे पहली बात, मेरे पास जो MN है वो क्या है, एक स्लिट है। ये क्या है भाई, एक स्लिट है। एक काम करो, इसकी विड्थ डिफाइन कर लो कि M से लेकर N तक की जो लेंथ है वो कितनी है। लेट अस से दिस इज A। तो जो A है वो क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट है। तो जो मेरे पास MN है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। और इसको मैंने क्या बोला है भाई, विड्थ ऑफ स्लिट बोला है। इसको मैंने क्या बोला है, विड्थ ऑफ स्लिट बोला है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन वेव फ्रंट या प्लेन वेव फ्रंट
शॉर्टकट में WF लिख दिया मैंने, इज इंसिडेंट ऑन स्लिट MN, then each point between M and N act like a new source of light, ये लाइन मैंने कहां से लिखी? फ्रॉम हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो यहां ब्रैकेट में लिख दोगे फ्रॉम हाइगेन्स प्रिंसिपल। ये लाइन कहां से आ रही है भाई? हाइगेन्स प्रिंसिपल से आ रही है कि इसके बीच में जितने भी पॉइंट होंगे वो सब के सब किस तरह बिहेव करेंगे? न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे एंड कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। कॉल्ड, जो लाइट निकलेगी यहां से, जो नई वेव निकलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव बोलेंगे या फिर सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेव या फिर सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट सवाल है कि इस M और N के बीच में कितने पॉइंट हो सकते हैं? आंसर है इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पॉइंट बिटवीन M and N आर इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। कितने पॉइंट होंगे भाई? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे और हमको जितने की जरूरत होगी हम उतने ही लेंगे। हम इनफाइनाइट बनाएंगे नहीं। यहाँ पर अगर मुझे 10 की जरूरत है मैं 10 ही लूंगा, लेकिन दिमाग में रहेगा कि भाई यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट में ले सकता हूं। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब जरा समझना बात को। अब जैसे ये वेव फ्रंट यहां पर पड़ेगा, ये प्लेन वेव फ्रंट है, क्या ये प्लेन वेव फ्रंट अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टाइम पर पड़ रहा है या फिर सारे पॉइंट्स पर एक साथ पड़ रहा है? आंसर है भाई, ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आया, जुप, इस पर जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो जितने भी पॉइंट इस M और N के बीच है सब में वो एक साथ पड़ा। इसका मतलब वहां पर जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो सब के सब एक साथ बाहर को निकले, यानी वो सब के सब कहां हैं? सेम फेज में है। यानी जितने पॉइंट यहां पर हैं M और N के बीच में वो सब के सब कहां हैं? सेम फेज में है। यानी यहां जो सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर को निकल रही हैं वो सेकेंडरी वेवलेट्स सब के सब सेम फेज में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ऐसा क्या बोल सकता हूं मैं? ऑल पॉइंट बिटवीन M एंड N आर इन सेम फेज। तो ऐसा ही बोल सकते हैं, ऑल पॉइंट बिटवीन M एंड N आर इन सेम फेज। ठीक है, ये सारे पॉइंट कहां है भाई? सेम फेज में है। यानी इनसे जो लाइट निकलेगी, जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, वो सारी की सारी सेकेंडरी वेवलेट्स सेम फेज में होंगी। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ओके, फिर मैंने क्या किया, इसके ठीक सामने एक स्क्रीन लगा दी यूं करके। ये क्या लगा दी मैंने? यहां पर एक स्क्रीन लगा दी। अज्यूम किया ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कितनी है? D है। अब ये जो D डिस्टेंस है ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये जो मेरे पास A है ये किस ऑर्डर को होगा? लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा, यानी माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होगा। तो जो D है वो A से क्या है भाई? बहुत बड़ा है। तो आपको यहां पर एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो कैपिटल D है दिस इज ग्रेटर देन इन कंपेयर टू A। जो कैपिटल D है वो A से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक, ओके, अब समझना जरा। तो मैंने क्या बोला, यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। मैं इनफाइनाइट ले रहा, एक पॉइंट तो ये M हो गया, खुद हो गया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। मैंने कितने पॉइंट ले लिए? एक M हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया। इसको मैंने पॉइंट 1 बोल दो, इसको पॉइंट 2 बोल दो। जो पॉइंट 1 और 2 है वो M और N के बीच में है, और पॉइंट M और पॉइंट N वो भी क्या है? उस वेव फ्रंट का पार्ट है। तो ये भी क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे। मान लिया इन 4 पॉइंट से M, 1, 2 और N से कुछ लाइट आगे बढ़ी, यानी सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से निकले और इस पॉइंट पर पहुंची। मैंने यहां पर इस स्क्रीन में पॉइंट P अज्यूम कर लिया। तो यहां से एक लाइट निकली, ऐसे गई, यहां से एक लाइट निकली, ऐसे गई, यहां से एक लाइट निकली, ऐसे गई, यहां से एक लाइट निकली, ऐसे गई।
ये मेरे पास टॉप मोस्ट लाइट है, ये मेरे पास बॉटम मोस्ट लाइट है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि भाई ये डायग्राम कैसा है, एक एग्जेजरेटेड डायग्राम है। क्यों है एग्जेजरेटेड डायग्राम? क्योंकि ये जो मेरे पास ए है भाई इतना बड़ा नहीं है, ये किस ऑर्डर का है? जो ए है वो लगभग 10⁻⁻6 मीटर है, और जो डी है वो लगभग 2 मीटर है। इसका मतलब डी इज ग्रेटर देन इन कंपेयर टू ए। तो आप इससे क्या बात बाहर निकाल सकते हो? अब जरा समझना बात को। अगर m और n एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं तो आपको जो यहां पर इतना ज्यादा वो दिख रहा है ना वेरिएशन, कि भाई ये ऐसे करके यूं करके जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। ये जो मेरे पास लाइट होंगी ये लगभग एक दूसरे के पैरेलल होंगी। हजम करो इस बात को, क्योंकि डायग्राम में हजम करने जैसा लग नहीं रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि मेरा डायग्राम क्या है, एक एक्सेजरेटेड है। लेकिन अगर मैं इस m पॉइंट को n पॉइंट के बहुत करीब बना दूं, तब ये 4 के 4 लाइट रेज लगभग क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे नहीं होंगे? आंसर है हाँ जी, होंगे। तो यहां पर मैं क्या बनाऊंगा, इनको मैं एक दूसरे के पैरेलल ही बनाऊंगा। तो यहां पर जो मेरे पास ये लाइट P पॉइंट पर पहुंच रही हैं, जो कि ऐसे जा रही हैं, यहां से एक ऐसे गई यूं करके, यहां से एक ऐसे गई यूं करके, ये सब एक दूसरे कैसे हैं, पैरेलल है। यहां से ऐसे गई यूं करके, और यहां से ऐसे गई यूं करके, ये सब कहां मिलेंगे आगे जाके, इस पॉइंट P पर मिलेंगी। ठीक है, अभी मिला नहीं रहा हूं पर मिलेंगी। ठीक है, तो यहां से लाइट गई, यहां से लाइट गई, यहां से लाइट गई, यहां से लाइट गई, सब कहां मिलेंगी, पॉइंट P पर मिलेंगी। मिलाना ही है, अभी मिलाना। तो यहां पर फ्रॉनहोफर क्या करते हैं, यहां पर एक लेंस लगा देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो फिर यहां मिल जाएंगी। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ क्या कहेंगे, भाई जा रही है मिलेंगी, यहां मिलेंगी तो मिलेंगी। ठीक है, इतना मान के चलो आप। लेकिन है कैसे एक दूसरे के, सबके सब पैरेलल हैं, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहां पर हम एक लाइन लिख के चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इसका काम हो चुका है, और इसी को हमको डिफाइन भी करना है मेरे भाई, तुम समझो जरा। यहां मेरे पास जो MP एक लाइन है, एक MP एक लाइन है, एक 1P एक लाइन है, एक 2P एक लाइन है, एक मेरे पास NP यहां पर लाइन है। ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सबके सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और कहां मीट कर रही हैं सबके सब, पॉइंट P पर मीट कर रही हैं। ठीक, अब एक चीज और अज्यूम कर लो, मान लिया ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह से रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो लाइट रे हैं ये इस एक्सेस से, जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, कितना एंगल बना रही है। तो कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। अगर ये थीटा बना रही है तो ये भी कितना बना रही होगी, थीटा, बिकॉज ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, सबके सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये भी कितना बना रही होगी, थीटा बना रही होगी। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन है हमारा किसके लिए, कि भाई एक लाइट रे यहां से जा रही है जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट से जा रही है, और एक बॉटम मोस्ट पॉइंट से जा रही है, इन दो के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारा किसके लिए, फेज डिफरेंस बिटवीन MP एंड, या रे, दो रे है मेरे पास, रे MP एंड NP। क्या करोगे भाई, ये जो लेंथ है, सॉरी फेज डिफरेंस नहीं, पार्ट डिफरेंस निकालो। ठीक है, बिकॉज पार्ट डिफरेंस निकालेगा फेज डिफरेंस अपना आप निकल जाएगा। पहले क्या निकालो, पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल क्या करोगे आप, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, इससे इस लेंथ को घटा दोगे, तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, NP माइनस MP आ जाएगा। ऐसा हमने कल भी डिस्कस किया था जब हम क्या पढ़ रहे थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। अब ये निकालने के लिए कैसे निकलेगा बताओ भाई, एक काम करेंगे, यहां से इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, किस पर, इस पर। लेट अस से दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, PQR बोल दो। तो जो NR है यही तो क्या है मेरा पार्ट डिफरेंस है, तो पार्ट डिफरेंस इक्वल NP माइनस MP करोगे तो आंसर कितना आएगा, ये तो आएगा NR, तो आंसर विल बी ओवर NR। तो आंसर कितना आया, NR आया। अब इस NR की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे,
अब थोड़ा बहुत ज्योमेट्री लगाओ। तो एक ज्योमेट्री हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं कि एक लाइन अगर ये है, एक लाइन ये है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और यहाँ से एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये यहाँ नॉर्मल है, ये यहाँ नॉर्मल है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये मेरे पास ये जो डॉटेड लाइन है किस पर नॉर्मल है भाई, इस स्लिट पर नॉर्मल है, ठीक है, यानी इस ए पर नॉर्मल है, यहाँ बोलते हैं एम एन पर नॉर्मल है, ठीक है। कौन सी लाइन, ये डॉटेड लाइन जो ऐसे जा रही है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये जो मेरे पास ये लाइन है वो किस पर नॉर्मल है भाई, इन लाइनों पर नॉर्मल है, इन रेज पर नॉर्मल है, ठीक। और अगर इसके और रे के बीच का एंगल थीटा है तो इस नॉर्मल और इसके बीच का एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। तो यहां पर इस तरह से ये नॉर्मल है, कहां पर, यहां पर ये नॉर्मल है इस तरह से, और ये नॉर्मल किस पे है, इस पर नॉर्मल है। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक। तो ये एंगल थीटा है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये। तो यहां मेरे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एम आर एन, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, क्या लगाऊं भाई, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, एन आर है, परपेंडिकुलर कितना है, एन आर है, अपॉन हाइपोटेनियस वो कितना है मेरे पास, एम एन है। तो लिखो भाई यहाँ पर एम एन, ठीक। और एम एन किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ से एन आर जो कि क्या है, पार्ट डिफरेंस है, दिस इज इक्वल टू एम एन इंटू साइन थीटा आ गया। तो एन आर मेरा पार्ट डिफरेंस विच इज डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम एन, एम एन किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक ए के बराबर, जो कि विड्थ ऑफ स्लिट है। तो ए इंटू कितना आ गया, साइन थीटा। तो दिस इज अवर पार्ट डिफरेंस। यानी जो टॉप मोस्ट रे है और जो बॉटम मोस्ट रे है उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है, ए साइन थीटा के बराबर है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, ठीक। अब यहीं पर एक अप्रोक्सीमेशन भी हम यूज करते हैं। अगर मैं ये बोलूं इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा क्या हो, बहुत 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 छोटा हो, तब हम क्या कर सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। तो इन दिस केस पार्ट डिफरेंस बिटवीन टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट रे विल बी इक्वल टू ए थीटा। तो इस केस में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो ए थीटा के बराबर होगा। बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और वी कैन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि आगे यूज होंगे जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है बात इतनी, ओके। इतनी बात ठीक है। अब हमने जो अभी तक एक हमने कुछ इकट्ठा करना था, कुछ चीजें हमने इकट्ठा करनी थी, वो चीजें हमने इकट्ठा कर दी। उन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये चीज है कि भाई पार्ट डिफरेंस कितना होगा, ए साइन थीटा के बराबर होगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो सारी लाइट रे होंगी वो लगभग लगभग एक दूसरे के पैरेलल होंगी। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एम और एन के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं और हर पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर सकता है। हम उतने पॉइंट लेंगे जितने पॉइंट की हमको जरूरत है। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, जो वहां पर पैटर्न में हमको सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिला था या फर्स्ट डार्क फ्रिंज देखने को मिली थी, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि वो हमको क्यों देखने को मिलेंगे, सॉरी क्यों देखने को मिले, ठीक है। तो मैं ये चीज बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये समझ में आया है तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और हमारी अब फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी क्या, पोजीशन ऑफ, या बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, कि कब हमें फर्स्ट मैक्सिमा देखने को मिलेगा। चलो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं किसके लिए, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट मैक्सिमा नहीं, क्या था उसका नाम, सेंट्रल मैक्सिमा। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अब देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, आपको हुई तो फिर ये क्या बात हुई, लेकिन सुनो लाइन को। वी गेट सेंट्रल मैक्सिमा, वी गेट सेंट्रल मैक्सिमा व्हेन पार्ट डिफरेंस, कौन सा पार्ट डिफरेंस, ये वाला, व्हेन पार्ट डिफरेंस इज जीरो,
इज 0। ठीक है, यानी इस केस में डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। डेल्टा एक्स 0 यानी क्या आ गया, ए साइन थीटा इक्वल टू 0 आ गया। ए साइन थीटा इक्वल टू 0 इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा 0 इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जो थीटा अभी हमने डिफाइन किया था ना, जहां पर थीटा की वैल्यू 0 होगी वहां मुझे क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिलेगा। अब आप कह रहे होगी कि भाई तो रटी रटाई बात होगी कि आपने रटा है तो बोल दिया, यही करना है यहां पर। क्योंकि ये कैसे आया ये हमारे इस सिलेबस में है ही नहीं। अब हम ये प्रूफ कर देंगे कि भाई अगर हम ये लेके चलें तो वहां पर हमको सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिलेगा, यानी उल्टा लेके चलेंगे हम। पहले आंसर लिख लिया, फिर उस आंसर को प्रूफ कर दिया। जैसे मैंने क्या बोला कि हमें सेंट्रल मैक्सिमा तब देखने को मिलेगा जब पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। अब इस बात को मैं क्या करूंगा, एनालिटिकली प्रूफ कर दूंगा। तो ये भी क्या होता है, एक तरीका होता है डेरिवेशन करने का। ठीक है, तो पहले आंसर लिख दिया, फिर उसको क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमारे वहां इसी तरह से है। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये चीज सही है, तो अगेन सेम चीज करेंगे हम। इस तरह से क्या बनाऊंगा, मैं एक स्लिट बना दूंगा। तो ये क्या है, एक स्लिट है जिसकी विड्थ यहां से यहां तक कितनी है, ए है। ये मेरे पास टॉप मोस्ट पॉइंट है m, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है क्या, n। इसके बीच में कितने ही पॉइंट एज्यूम कर सकता हूं मैं। इसके ठीक सामने यहाँ क्या लगी हुई है, स्क्रीन लगी हुई है। ये क्या है, एक सेंटर है इसका। और अगर क्या बोला है उसने, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। थीटा इक्वल टू 0 का कहने का मतलब यहाँ मुझे क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि थीटा ये था, थीटा 0 का मतलब ये, यानी यहाँ मुझे क्या देखने को मिलेगा भाई, अवर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमा। अब एक काम करो, फिर यहाँ पर ऐसे पॉइंट डिफाइन करो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से मैंने क्या किए, कुछ पॉइंट डिफाइन किए। मैं वैसे तो कितने ही पॉइंट डिफाइन कर सकता हूं, तो मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट डिफाइन किए, इसको m और n को मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट। ठीक, मान लो एक रे इस पॉइंट m से आई, यहाँ पड़ी, रे बोलो वेव बोलो की बात है। यहाँ से एक वेव आई, इस पॉइंट O पर पड़ी। यहाँ से एक वेव आई, वो कहाँ पड़ी भाई, इस पॉइंट O पर पड़ी। 2 वेव आ रही हैं, एक वेव यहाँ से और एक वेव यहाँ से। बताओ भाई इन 2 वेव के बीच का फेज डिफरेंस या फिर उससे पहले पाथ डिफरेंस कितना होगा। इन 2 वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा ना, क्योंकि जितना ये इसके ठीक सेंटर पर O पॉइंट है, तो जितना MO है उतना ही क्या है, NO भी है। तो पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है। और हमने कल डिस्कस किया था, अगर कोई 2 वेव किसी एक पॉइंट पर सुपरपोज हो रही हैं, बिकॉज ये यहां से गई और ये यहां से गई और इस पॉइंट O पर सुपरपोज हुए। जब भी कोई 2 वेव किसी एक पॉइंट पर सुपरपोज हो रहे हैं और उनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 है, तब वहां पर हमको कैसा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। यानी ये 2 वेव मिलकर, अभी तो रे बना रखी है लेकिन है क्या, वेव है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। अगर ये 2 वेव मिलकर इस पॉइंट O पर कैसा इंटरफेरेंस दे रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रही है। ये बात समझ में आ रही है आपको। सेम उसी तरह से एक वेव इस पॉइंट से गई और एक वेव इस पॉइंट से गई। अगेन इन 2 वेव के बीच लेट अस से इसको कुछ पॉइंट 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो एक वेव इस 1 से गई, एक वेव इस 8 से गई। इस 8 से और 1 से जाने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है। अगेन इन 2 वेव ने यहां पर कैसा इंटरफेरेंस हो किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो किया, यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम। एक वेव इस 2 से गई और एक वेव यहां 7 से गई। 7 से जाने वाली वेव और 2 से जाने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, अगेन 0 है। साफ साफ ज्योमेट्री देखो ना आप, बिकॉज जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, पाथ डिफरेंस कितना हुआ, 0 हुआ। पाथ डिफरेंस 0 है तो कैसा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम। फिर एक वेव कहां से गई, पॉइंट 3 से गई और एक वेव कहां से गई, पॉइंट 6 से गई। इन दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस अगेन कितना है, 0 है। पाथ डिफरेंस 0 है तो कैसा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर एक वेव यहां 4 से गई, एक वेव यहां 5 से गई। दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है। पाथ डिफरेंस 0 है तो कैसा इंटरफेरेंस,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं यहां पर चाहे कितने ही पॉइंट अज्यूम कर लूं, उन सारे पॉइंट से जाने वाली वेव इस पॉइंट पर कैसा इंटरफेरेंस शो कर रही हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही हैं। अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसलिए मुझे ओ पर क्या देखने को मिलेगा? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगा। यानी ये जो मैंने लाइन लिखी है ये बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि जब जब लाइट वेव के बीच का पाथ डिफरेंस जीरो होगा या जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से निकल रही हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस अगर जीरो होगा तब तब मुझे क्या देखने को मिलेगा? वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिलेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा भाई? इस तरह से सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये क्या हो गया? इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, यही आपको एक्सप्लेन करना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद डिफाइन करते हैं किसको? ये क्या हो गया? सेंट्रल मैक्सिमा। अब दूसरा आता है यहां पर क्या? एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। पहले डार्क करते हैं फिर ब्राइट का करेंगे, ठीक है, बिकॉज डार्क करना थोड़ा सा आसान रहता है। सेकेंड है मेरे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। सेकेंड है मेरे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज, ठीक। देखो मैं लाइन लिख रहा हूं, जैसे यहां एक लाइन लिखी थी ना कि वी गेट सेंट्रल मैक्सिमा व्हेन पाथ डिफरेंस इज जीरो। यहां पर भी एक लाइन लिख रहा हूं, समझना जरा। वी गेट फर्स्ट डार्क की स्पेलिंग क्या होती है? DARK। फर्स्ट डार्क फ्रिंज व्हेन we get first dark fringe when path difference is lambda। पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। लैम्डा यानी इस वेव की वेवलेंथ, यानी जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा है। तो इसका मतलब मैं क्या लिखता हूं यहां से? डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा। जब डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तब मुझे फर्स्ट डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी। यानी मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना है मेरे पास? ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। जब ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा होगी, तब मुझे फर्स्ट डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी। तो इसी को आगे सॉल्व करूंगा। अगर मैं यहां से इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो दिस साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहां से ए थीटा इक्वल टू कितना आ गया? लैम्डा आ गया। तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? लैम्डा बाई ए आ जाएगा। अब जो थीटा है इसको मैं क्या बोलूंगा? एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। जो थीटा यहां पर निकल के आ रखा है ये क्या है? एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। थोड़ा सा और इसको मीनिंग देने के लिए मैं इसको थीटा 1 लिख सकता हूं। तो थीटा 1 इक्वल टू कितना आ गया? लैम्डा बाई ए आ गया। जैसे यहां क्या था? एंगुलर पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज जीरो रेडियन, ठीक है। वैसे ही एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क इज लैम्डा बाई ए रेडियन, ठीक है। जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? लैम्डा बाई ए रेडियन के बराबर होना चाहिए, ठीक। नाउ अब इस बात को हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ये मानते हुए वहां मुझे क्या मिल रहा है? फर्स्ट डार्क फ्रिंज देखने को मिल रही है। कैसे करेंगे समझो जरा। अगेन सेम चीज लेंगे हम, इस तरह से स्लिट ले लो एक। ये क्या है भाई? एक स्लिट है। इसके ठीक सामने यहां पर क्या है? स्क्रीन है। ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट M है, ये इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट N है। M से जाने वाली रे और N से जाने वाली रे के बीच का पाथ डिफरेंस मैंने कितना ले रखा है? लैम्डा ले रखा है। माना यहां पर इसका सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है इन दोनों का, ये सेंटर है, ठीक। इसको मैंने क्या बोल दिया? पॉइंट O बोल दिया। माना यहां पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है? फर्स्ट डार्क देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जितने भी पॉइंट बनाऊंगा उन सबसे लाइट रे कहां पर पहुंच रही होंगी? इस पॉइंट P पर पहुंच रही होंगी। अब कैसे पहुंच रही होंगी समझेंगे जरा। मैंने इसके बीच में कुछ पॉइंट अज्यूम कर लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इन पॉइंट को कुछ नाम दे दो, ठीक है। जैसे हमने 1 2 3 दे रखा था, यहाँ भी 1 2 3 दे दो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एम एन कुछ भी लिख सकते हो आप। मैंने इसको क्या बोल दिया भाई, पॉइंट 1 बोल दिया, इसको मैंने पॉइंट 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, इसको 5 बोल दिया, इसको 6 बोल दिया, इसको 7, इसको 8, इसको 9, ये वाला 10, जो एम एन वाला है वो क्या है, 10 है। अब जरा समझना, कॉन्सेप्ट लगाना, ठीक है। ये मेरे पास m है, ये n है। m से जाने वाली रे और n से जाने वाली रे के बीच का पाथ डिफरेंस मैंने कितना ले रखा है, लैम्डा। तो ये इसका ठीक हाफ है। तो m से जाने वाली रे और 5 से जाने वाली रे के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। यानी ये जो पाथ डिफरेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये कितना होगा भाई, लैम्डा बाई 2। अगर ये बात समझ में आई तो बोलो भाई यस सर, ठीक है। आगे बात दोबारा समझा रहा हूं, m से जाने वाली रे और n से जाने वाली रे के बीच का पाथ डिफरेंस कितना ले रखा है, लैम्डा। ये इसका ठीक हाफ में है, तो इसका मतलब m से जाने वाली रे और 5 से जाने वाली रे के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, यानी उसका ठीक आधा। तो कितना हो गया, ये लैम्डा बाई 2 हो गया, ठीक। वैसे ही 5 से जाने वाली रे और इस n से जाने वाली रे के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाए, दोबारा से लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, तभी तो पूरा लैम्डा होगा, ठीक। अब मान लो एक लाइट यहां से गई और एक लाइट यहां से गई, यानी एक लाइट वेव यहां से गई इस पॉइंट P पर, एक लाइट वेव यहां से गई इस पॉइंट P पर। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, बस इतना ही बना रहा हूं, ठीक है। बिकॉज बीच में लेंस लगा होगा, ऐसे करके क्या बोलते हैं उसका नाम, कन्वर्स होगा, पॉइंट P पर जाएगा, ठीक। वो बात की बातें हैं। यहां से मेरे पास एक लाइट गई, एक लाइट यहां से गई, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है। अब कल वाला लेक्चर याद करो, कल हमने पढ़ा था अगर मेरे पास दो वेव हैं, दोनों वेव किसी एक पॉइंट पर सुपरपोज हो रही हैं और उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, तब वहां मुझे किस टाइप का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस m से जाने वाली रे या वेव और इस 5 से जाने वाली वेव या फिर सेकेंडरी वेवलेट्स, बिकॉज ये सब क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से बाहर को निकल रही हैं, तो इस m से जाने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स और इस 5 से जाने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है। इसका मतलब ये दोनों अगर पॉइंट P पर मिल रही हैं तो कैसा इंटरफेरेंस देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगे। यानी इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो। इंटेंसिटी कितनी होगी, मिनिमम, मिनिमम यानी जीरो, बिकॉज दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है, ठीक। तो कितना आएगा यहाँ पर, जीरो। ये दो वेव मिलकर यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी दे रही है, जीरो। अब मैंने एक और कॉम्बिनेशन लिया, एक वेव मैंने मान लिया कहां से गई, 1 से गई, एक वेव कहां से गई, 6 से गई, एक वेव 1 से, एक वेव 6 से। अगेन यहां मैं एक स्टेप नीचे आया, यहां भी मैं एक स्टेप नीचे चला गया। अगेन इन दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2, बिकॉज ये वेव 1 है, ये वेव 6 है, तो वेव 1 और वेव 6 के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है। और दोनों मिलकर कैसा इंटरफेरेंस देंगे यहाँ पर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इंटेंसिटी मिनिमम। फिर मेरे पास एक वेव कहां से गई भाई, इस पॉइंट 2 से गई, और एक वेव कहां से गई, इस पॉइंट 7 से गई। यहां मैं एक स्टेप नीचे आया, यहां भी एक स्टेप नीचे आया, तो 2 से जाने वाली वेव और 7 से जाने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस अगेन कितना है, लैम्डा बाई 2 है। तो इसका मतलब ये दो वेव भी कैसा इंटरफेरेंस देंगे यहाँ पर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वैसे ही 3 से जाने वाली वेव और 8 से जाने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, कैसा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसी तरीके से 4 से जाने वाली वेव और यहाँ 9 से जाने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, अगेन इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी मिनिमम या जीरो। वैसे ही इस n से जाने वाली वेव और इस 6 से जाने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, इंटेंसिटी मिनिमम यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पॉइंट P पर मुझे क्या देखने को मिलेगी, जीरो इंटेंसिटी यानी डार्क फ्रिंज। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैंने फर्स्ट में बोला था ना, वी गेट फर्स्ट डार्क फ्रिंज व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, जो कि बिल्कुल सही बात है, जिसको मैंने क्या किया यहां पर एनालिटिकली प्रूफ कर दिया कि भाई हाँ, जो हमने अज्यूम कर रखा है, जो मैंने लाइन लिखी है बिल्कुल सही है। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि मुझे पॉइंट P पर कैसी फ्रिंज देखने को मिलेगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी, जिसकी एंगुलर पोजीशन ये होगी, और उस केस में जो फेज डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस होगा m और n के बीच, वो कितना होगा, लैम्डा होगा, ठीक है।
ये बात क्लियर हो रही है आपको? आगे चलते हैं, बेहतर फीलिंग आएगी। ये तो क्या था मेरा फर्स्ट डार्क फ्रेंच। अब किसको देखेंगे हम? सेकंड डार्क फ्रेंच। थोड़ा सा और आप क्या हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे, जो मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है, अभी तक नहीं हुए हो तो एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड डार्क फ्रेंच। फिर आएंगे किस पर? मैक्सिमम वाले पर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड डार्क फ्रेंच। सेकंड डार्क फ्रेंच करो भाई, एक्सप्लेन कैसे करोगे? अगेन एक लाइन लिखनी पड़ेगी। वी गेट सेकंड डार्क फ्रेंच, वी गेट सेकंड डार्क फ्रेंच when path difference is 2 लैम्डा। कितना होगा? 2 लैम्डा। यहां कितना था? लैम्डा। वो कितना है भाई? सॉरी 2 लैम्डा। 2 लैम्डा करने का मतलब जो डेल्टा एक्स होगा कितना होगा? 2 लैम्डा के बराबर होगा। डेल्टा एक्स कितना है मेरे पास? यहाँ ए साइन थीटा है, तो इस केस में ए साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 2 लैम्डा। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहाँ से मेरे पास ए थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 2 लैम्डा आ गया। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ से 2 लैम्डा बाई ए आ गया। थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 2 लैम्डा बाई ए आ गया। तो दिस इज एंगुलर पोजिशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रेंज। ये क्या निकल के आई? एंगुलर पोजिशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रेंज निकल के आई। तो इसी को थोड़ा सा और अच्छी मीनिंग देने के लिए क्या लिख सकता हूं? थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। तो दिस इज एंगुलर पोजिशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रेंज, दिस इज एंगुलर पोजिशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रेंज। ठीक है, लिखते चलना आप, क्योंकि मैंने मिटा दिया हो, मैंने बोला नहीं उसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए, लेकिन लिखते चलो उसको। ठीक है, तो दिस इज एंगुलर पोजिशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रेंज। अब मुझे जैसे मैंने इस बात को सेटिस्फाई किया, वैसे ही मुझे इस बात को भी क्या करना है? सेटिस्फाई करना है कि भाई जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो अगेन सेम प्रोसेस को हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो मान लो इस तरह से मेरे पास क्या है कि स्लिट है, ठीक, ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसको मैंने क्या बोल दिया? एम बोल दिया। इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट, इसको मैंने क्या बोल दिया? एन बोल दिया। यहां क्या लगी हुई है भाई? ऐसे एक स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है बात इतनी? ओके। इस m और n के बीच का पार्ट डिफरेंस मैंने कितना ले रखा है? 2 लैम्डा ले रखा है। यानी यहां से लेकर यहां तक ये पार्ट डिफरेंस कितना है भाई? 2 लैम्डा है। कितना है? 2 लैम्डा के बराबर है। ठीक, अगर मैं इसका सेंटर ये बोलूं, इसका सेंटर लगभग तो बताओ भाई, इसके सेंटर मैंने एक पॉइंट बोल दिया क्या? लेट अस से दिस पॉइंट इज P। यहाँ P तो वहां बोल रखा है, वहां बोलूंगा। लेट अस से दिस पॉइंट इज MNOP, Q बोल दो इसको। इस पॉइंट को क्या बोल दो? Q बोल दो। तो इस M और Q के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा होगा, नहीं होगा? आंसर हाँ जी होगा। अगर यहां से यहाँ तक लैम्डा बाई 2 है, तो ये पार्ट डिफरेंस कितना होगा? इन दो से निकलने वाली वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, और इन दो से निकलने वाली वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस भी, सॉरी लैम्डा बाई 2 नहीं, लैम्डा। तो और इन दो पॉइंट से निकलने वाली वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? इसका भी आधा कर दिया भाई, इसका भी क्या कर दिया मैंने? आधा कर दिया। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? Q1 बोल दिया। ठीक है, फिर इसका भी आधा कर दिया, यानी Qn का भी आधा कर दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया भाई? Q2 बोल दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया? Q2 बोल दिया। अब बताओ फिर M और Q1 के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2 होगा, नहीं होगा? बच्चे जानते हैं होगा, बिकॉज ये पूरा लैम्डा है, उसका भी आधा किया तो लैम्डा बाई 2। Q1 और Q के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा? अगेन दिस पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2। Q और Q2 के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा? दिस पार्ट डिफरेंस इज अगेन कितना? लैम्डा बाई 2। Q2 और N के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा? अगेन कितना होगा भाई? लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट डिफाइन करो। फिर मैंने एक पॉइंट ये डिफाइन किया, एक पॉइंट ये डिफाइन किया। लेट अस से दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, एक पॉइंट यहाँ डिफाइन किया, दिस पॉइंट इज 3, एक पॉइंट यहाँ डिफाइन किया, दिस पॉइंट इज 4, एक पॉइंट यहाँ डिफाइन किया, दिस पॉइंट इज 5। मैं लाखों अरबों कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ स्पेशल ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक दो ले रहा हूँ ताकि आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकें। दिस पॉइंट इज 6, दिस पॉइंट इज 7 एंड दिस पॉइंट इज 8, सॉरी दिस पॉइंट इज 8।
ठीक है। अब इन सारे पॉइंट से लाइट रे माना कहाँ जा रही है, इस पॉइंट पी पर जा रही है और हमें क्या दे रही है, सेकंड डार्क फ्रिंज दे रही है। ठीक, अब जरा समझना बात को। मान लिया एक लाइट इस पॉइंट M से गई और एक लाइट इस पॉइंट Q1 से गई। बताओ इस M से और Q1 से जाने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2 होगा। तो दोनों मिलकर कैसा इंटरफेरेंस देंगे यहाँ पर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी इंटेंसिटी मिनिमम। ऐसे ही देखो, ये एक लाइट माना कहां से गई, पॉइंट 1 से गई, दूसरी लाइट कहां से गई, पॉइंट 3 से गई। पॉइंट 1 से जाने वाली लाइट वेव और पॉइंट 3 से जाने वाली लाइट वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, अगेन λ/2, क्योंकि यहां में एक स्टेप नीचे आया, यहां में एक स्टेप नीचे आया, तो λ/2 पाथ डिफरेंस, तो इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वैसे ही यहां पर एक माना लाइट कहां से गई, पॉइंट 2 से, एक कहां से गई भाई, पॉइंट 4 से, अगेन 2 से और 4 से जाने वाली लाइट वेव के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी मिनिमम। अब माना एक लाइट रे कहां से गई, इस Q से गई और एक लाइट रे कहां से गई, Q1 से गई। ठीक है, एक ही लाइट दो के साथ इंटरफेयर हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइट कहां से गई, Q1 से गई और एक कहां से गई, Q से गई। इन दो के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है भाई, λ/2, अगेन कैसा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहां हो, या फिर मैं ऐसा ही बोल सकता था कि एक लाइट कहां से गई, Q से गई और एक लाइट कहां से गई, Q2 से गई। इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2, तो इंटरफेरेंस कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एक लाइट कहां से गई भाई, 5 से गई और एक लाइट कहां से गई, 6 से गई। 6 से जाने वाली लाइट, सॉरी 6 से नहीं, हाँ 7 से गई, 7 से गई और एक कहां से गई, 5 से गई। ये पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2, अगेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक लाइट 6 से गई और एक लाइट 8 से गई। 6 से जाने वाली लाइट और 8 से जाने वाली लाइट के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2, अगेन इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक लाइट Q2 से गई और एक लाइट यहाँ N से चले गई, पाथ डिफरेंस कैसा होगा, λ/2 और इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी जितने भी पेयर मैंने यहाँ पर बनाए, सारे के सारे पेयर कैसा इंटरफेरेंस दे रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहे हैं। यानी यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम यानी 0। तो दिस इज द कंडीशन फॉर सेकंड डार्क फ्रिंज। तो ये किसी कंडीशन है भाई, सेकंड डार्क फ्रिंज की कंडीशन है, जो कि सिंपल है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, पहले कंडीशन लिख ली, फिर उस कंडीशन को हमने सही लिखा है, ये प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ हो गया। यहां से क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड था, ठीक है। अब फोर्थ हमारे पास कौन सा होगा, अब फटाफट से जनरलाइज करो केस को। किसके लिए देखेंगे अब हम, थर्ड डार्क फ्रिंज। बताओ कहां मिलेगा, थर्ड डार्क फ्रिंज। अब एक्सपीरियंस हो गया आपको, थर्ड डार्क फ्रिंज कहां मिलेगा, व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा। यानी कहने का मतलब ए साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा, या फिर ए थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा, या फिर एंगुलर पोजिशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 लैम्डा बाई ए आ जाएगा। अब ऐसे आप किसके लिए देखोगे, nth डार्क फ्रिंज के लिए देखोगे, तो कंडीशन फॉर, या फिर हाँ कंडीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज, सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पर n आ जाएगा। तो यहीं पे लिख दूं मैं, तो पांचवा हमारे पास क्या है, फॉर nth डार्क फ्रिंज क्या होगा बताओ, जो a साइन थीटा होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, n लैम्डा के बराबर आ जाएगा, एंड a थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, n लैम्डा। तो यहां से मैं एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज विल बी इक्वल टू a n इक्वल टू कितना आ गया, n लैम्डा बाई a आ गया। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज थीटा n इज इक्वल टू कितना आया, n लैम्डा बाई a आ गया। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, फिर देखो भाई n इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, बिकॉज 0 पर क्या मिलना है मेरे को, सेंट्रल मैक्सिमा। तो कहां शुरू होगा, 1 से। तो n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, बिकॉज सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, तो ये प्लस माइनस दोनों हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लस माइनस n लैम्डा बाई a। तो दिस इज एंगुलर पोजिशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। तो ये याद रखना आपको, ठीक है, आगे काम आएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बारी किसकी है भाई, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहां पर मिलेगा ये देखने की। तो उसके लिए मुझे ये चीजें मिटानी पड़ेंगी। आई होप ये नोट हो गया होगा, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्या,
एंगुलर या एंगुलर पोजीशन नहीं, क्या बोलेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉरी तीसरा हो गया। अब डालो चौथा, या चौथा भी होगा शायद, पांचवा डालो, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगेन पहले एक लाइन लिखेंगे, फिर वो लाइन सही लिखी है उस बात को प्रूव कर देंगे, सिंपल सी चीज है। देखो लाइन क्या है, सेकंड नहीं, फर्स्ट आएगा यार, क्या कर रहा हूं, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो लिखो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा वी गेट व्हेन पाथ डिफरेंस इज 3 लैम्डा बाई 2। कितना होगा? 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। यानी जो डेल्टा एक्स होगा कितना होगा? 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। तब मुझे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा देखने को मिलेगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। थोड़ा बहुत सॉल्व करूंगा इसको, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला लगाऊंगा। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो a थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3 लैम्डा बाई 2 आ गया। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3 लैम्डा बाई 2a आ गया। तो दिस इज एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इसको मैं थीटा 1 लिख दूं, तो थीटा 1 इक्वल टू कितना आया, 3 लैम्डा बाई 2a आ गया। थीटा 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3 लैम्डा बाई 2a आ गया, जो क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है। ठीक है, नाउ अब हमें ये चीज सिद्ध कर देनी है, या फिर इस चीज को सेटिस्फाई कर देना है कि जो हमने लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। कैसे करेंगे? अगेन सेम चीज, एक बड़ी सी ऐसे स्लिट लो, स्लिट छोटी है बना बढ़ा रहे हैं हम, तो इस तरह से मेरे पास क्या है, ये स्लिट है यूं करके, ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है m, ये इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, क्या बोल दिया मैंने, n बोल दिया। ठीक, यहां मैंने क्या लगा दी, इस तरह से स्क्रीन लगा दी। किधर है बात? ओके, नाउ अभी मैंने क्या अज्यूम कर रखा है, इस m और n से जाने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, 3 लैम्डा बाई 2 है। तो यहां से यहां तक जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है भाई, 3 लैम्डा बाई 2 है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इस पूरे को m से लेकर n तक जो भी है इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। कितने इक्वल पार्ट? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड? तो एक पॉइंट मैं कहीं यहां ले रहा हूं और एक पॉइंट मैंने कहीं यहां ले लिया। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने कहां ले लिया भाई, इधर ले लिया, और एक पॉइंट कहीं यहां ले लिया। 3 इक्वल पार्ट है। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, कुछ नाम दे दो, इसको मैं Q1 बोल दे रहा हूं, इसको मैं Q2 बोल दे रहा हूं। अब इनके बीच में कुछ पॉइंट है, माना 1 2 3 पॉइंट यहां ले लिए मैंने, ऐसे 1 2 3 पॉइंट यहां ले लिए, ऐसे 1 2 3 पॉइंट यहां ले लिए। इसको मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट 1, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 और इसको 9 बोल दिया। ठीक, अब जरा समझना बात को, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यानी m और Q1 के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा बताओ। एक लाइट रे अगर m से जाए और एक लाइट अगर Q1 से जाए इस पॉइंट P पर, माना यहाँ कोई पॉइंट P है जहां पर मुझे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा देखने को मिल रहा है। समझना जरा बात को, एक पॉइंट m से, सॉरी एक लाइट m से जा रही है, एक लाइट Q से जा रही है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2 है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहां से आता है ये कितना होगा, लैम्डा बाई 2, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2। ठीक, लिख भी देता हूं मैं कि m से लेकर Q1, m से जाने वाली वेव और Q1 से जाने वाली वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, Q1 और Q2 से जाने वाली वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस अगेन कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा, और Q2 और n से जाने वाली वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस भी कितना होगा भाई, अगेन यहाँ पर लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, और लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 कितना आ गया, 3 लैम्डा बाई 2 आ गया। इसमें वो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो एक वेव यहाँ से गई m से और एक वेव कहाँ से गई Q1 से, पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा।
पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, तो कैसा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इन दोनों की इंटेंसिटी यहां जाके कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी आफ्टर इंटरफेरेंस। एक वेव कहां से गई, 1 से गई, एक वेव कहां से गई, 4 से गई, दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, अगेन लैम्डा बाई 2, बिकॉज यहाँ में एक स्टेप नीचे आया, यहाँ भी एक स्टेप नीचे आया, तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों के बीच का, लैम्डा बाई 2, तो कैसा इंटरफेरेंस देंगे यहाँ पर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एक लाइट यहां से आई, एक लाइट रे यहां से गई, लाइट वेव यहां से गई, 2 से गई, एक 5 से गई, 2 और 5 से जाने वाली वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, यानी कैसा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक लाइट 3 से गई, एक लाइट 6 से गई, तो इनके बीच 3 से जाने वाली 6 से जाने वाली लाइट के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। यानी ये सारी लाइट रे मिलकर कैसा इंटरफेरेंस दे रहे हैं, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहे हैं। अब जरा समझना बात को, इन पॉइंटों के साथ पेयर बनाने के लिए कुछ रहा ही नहीं, तो ये सब के सब पॉइंट यहां पर कैसे इंटरफेयर करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, यानी इन सब की इंटेंसिटी क्या होगी, 0, इन सब की इंटेंसिटी क्या होगी, 0, लेकिन इन सब की इंटेंसिटी यहां पर जाए क्या होगी, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ओनली किन पॉइंट्स का, ये 1/3 पार्ट का। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, 1/3 पार्ट है ना, इसका 1/3 पार्ट है ये, बिकॉज ये पूरा यहां से यहां तक 1 है, तो सिर्फ ये पॉइंट मिलकर यहां पर क्या कैसा इंटरफेरेंस देंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इन सब की इंटेंसिटी यहां पर देखने को मिलेगी, इन सब की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये सब मिलकर क्या देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये सब मिलकर यहां से जाने वाली जो रे है वो कहां पहुंचेगी, इस पॉइंट P पर पहुंचेगी, और कैसा इंटरफेरेंस देंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये कैसे दे रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इंटेंसिटी सिर्फ किनके करस्पॉन्डिंग होगी, इनके करस्पॉन्डिंग, और इनके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इसलिए मुझे वहां पर क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमा देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, पहले वाला जो सेंट्रल मैक्सिमा था ना, उसके कंपेयर में क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा में सारे के सारे पॉइंट क्या दे रहे थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहे थे, लेकिन इस केस में सिर्फ 1/3 पार्ट के जो क्या है पॉइंट है वो कैसा इंटरफेरेंस दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बाकी बचा हुआ क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसलिए वहां पर इंटेंसिटी क्या हो जा रही है, जो पीक था ना वो सेंट्रल मैक्सिमा से क्या था, कम था, मैंने जो फर्स्ट में डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा। ठीक है बात, तो ये क्या हो गया भाई मेरा कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ऐसे आप किस देख सकते हो, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, हाँ थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, या फिर ऐसे ही फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं आगे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि यहां तक की कहानी अगर आपको समझ में आई है तो आगे तो आप कितना ही कर सकते हो ना, वो तो अब आपके हाथ में है। ओके, अब ऐसे हम उसको देखेंगे, आप पांचवा यानी क्या आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा लगाओ, मैं अनुमान लगाओ कहां मिलेगा, तो देखो ये कहां मिला, 3 लैम्डा बाई 2 पर मिला, तो ये कहां मिलेगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2 पर मिलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी ए साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा इसके लिए, 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ए थीटा विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 5 लैम्डा बाई 2 आया, 5 लैम्डा बाई 2 आ गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 5 लैम्डा बाई 2a आ गया। तो दिस इज एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, तो दिस इज a n थीटा 2 इक्वल टू कितना आ गया, 5 लैम्डा अपॉन 2a, तो दिस इज एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अब इसको क्या कर दो, आप जनरलाइज कर दो, तो इन जनरल ये मिटाऊं, आई होप हो गया होगा भाई, ये कब से लिखा हुआ है। तो यहां पर हम क्या लिख, इसके नीचे लाइन लिखो, इन जनरल वी गेट सेकेंडरी मैक्सिमा व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 5 लैम्डा बाई 2 है, यहाँ 3 लैम्डा बाई 2 है, तो कैसे करोगे, यहाँ 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ 5 लैम्डा बाई 2, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिख रहा हूँ देखना, 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2, जहाँ n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन है। n इक्वल टू 1 रखा तो कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2, 2 रखा तो कितना आ जाएगा, 5 लैम्डा बाई 2, 3 रखा तो कितना आ जाएगा, 7 लैम्डा बाई 2, 4 रखा तो कितना आ जाएगा, 9 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो जब जब डेल्टा एक्स की वैल्यू ये होगी, तब तो हमें
सेकेंडरी मैक्सिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। और डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ए साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 और इंटू कितना आ गया ये λ/2 आ गया। तो इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो यहाँ से ए थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n+1 λ/2। अगर मैं थीटा एन निकालो एंगुलर पोजिशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, तो दिस इज इक्वल टू 2n+1 और इंटू कितना आ गया ये λ/2a आ गया नीचे, ठीक है, λ/2a। तो दिस इज एंगुलर पोजिशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक। और जहां n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, ठीक। कर लिया कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, इंटेंसिटी पैटर्न। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी पैटर्न। उससे पहले एक बार चार्ज देख लेता हूं मैं। एक मिनट आप लोग थोड़ा पॉज करोगे क्योंकि बैटरी खत्म हो गई हमारी, बैटरी चार्ज कर लेता हूं मैं, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी पैटर्न डिफाइन करेंगे उसके बाद। हेलो चलो भाई 4 लगा दिया। अब थोड़ा बहुत इंटेंसिटी पैटर्न डिफाइन करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या, ओ सॉरी ये मिटा दिए, कोई बात, दोबारा लिख लेंगे इसको क्योंकि जरूरत है इसकी। कैसे करेंगे भाई समझो जरा। अभी तक हमने क्या किया उसको एक बार एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, आप भी लिख लेना, ठीक है। देखो हमने 2 चीज डिफाइन करी कि कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। एक चीज हमने बोला कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0 देन वी गेट सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। फिर हमने क्या बोला, व्हेन थीटा n इक्वल टू n λ/a, n λ/a देन वी गेट nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज। व्हेन थीटा n इक्वल टू 2n+1 इंटू λ/2a, λ/2a जो कि मैंने अभी यहां पर लिखा था, देन वी गेट nth सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी nth सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। देन वी गेट nth सेकेंडरी मैक्सिमा। अब जरा समझना, यहां पर n की वैल्यू कितनी है 1 2 एंड सो ऑन। यहां पर n की वैल्यू कितनी है अगेन 1 2 3 एंड सो ऑन। ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। अब इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ करना है। सबसे पहले इस तरह से मेरे पास ये स्लिट है, ये विड्थ यहाँ से यहाँ तक कितनी है भाई a है, यहाँ से वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, इस पर पड़ा और यहाँ मुझे इंटेंसिटी पैटर्न देखने को मिला। इसके ठीक सामने यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, सॉरी इसके ठीक सामने यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है 0 है। ये थीटा है, ठीक है, ऊपर को x नहीं है, क्या है थीटा है। यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है 0 है। जहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 वहाँ मुझे क्या देखने को मिलेगा भाई, इस तरह से इंटेंसिटी मैक्सिमा। इसको मैंने क्या बोला है सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये मेरे पास क्या है सेंट्रल मैक्सिमा है, तो दिस इज अवर सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद यहाँ पर व्हेन n इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा फर्स्ट डार्क, और यहाँ भी क्या देखने को मिलेगा फर्स्ट डार्क। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो दिस इज λ/a और ये क्या हो जाएगा माइनस का λ/a। फिर इसका क्या देखने को मिला सेकेंडरी मैक्सिमा, और जिसकी इंटेंसिटी इससे कम होगी, और क्यों होगी हमने एक्सप्लेन कर लिया है। तो और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी n इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ये मेरे पास क्या है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, n इक्वल टू 1 पुट करो कितना आ जाएगा 3 λ/2a। और ऐसे ही अगर नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 λ/2a आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर सेकंड डार्क, फिर ऐसे ही थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। थर्ड डार्क कहाँ पर देखने को मिलेगा n इक्वल टू कितना पुट करोगे 2, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 2 λ/a। ऐसे भी यहाँ देखने को मिलेगा, तो दिस इज अगेन 2 λ/a आएगा। फिर ये मेरे पास सेकेंडरी मैक्सिमा, ये मेरे पास सेकेंडरी मैक्सिमा, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा 5 λ/a
2a पर, और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा माइनस का 5 लैम्डा बाई 2a पर। ठीक है, ये सब एंगल हैं रेडियन में। ठीक है, एंगुलर पोजीशन है इनकी। तो ये क्या हो गया भाई, इंटेंसिटी पैटर्न। और ये आता है कभी कभी ड्रॉ करने को, जैसे जैसे मैं सेंट्रल मैक्सिमा से बाहर जा रहा हूँ, जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। क्यों कम हो रही है, अभी हम उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्योंकि सारे के सारे पॉइंट इस पॉइंट पर इंटरफेयर नहीं हो रहे हैं, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं दिखा रहे, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहे हैं, सिर्फ 1/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो और कम हो जाएंगे। ऊपर वाले में नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहे हैं वो और कम हो जाएंगे। ठीक है, ओके, इतनी बात ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास क्या, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये विड्थ कितनी होगी, दो टाइप की विड्थ होती है, एक होती है हमारे पास एंगुलर विड्थ, दूसरी होती है लीनियर विड्थ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जो सेंट्रल मैक्सिमा है भाई उसकी विड्थ क्या होगी, और कौन सी विड्थ, सबसे पहले एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ जरा समझना, अगर मैं इसी चीज को ऐसे हॉरिजॉन्टल में बनाऊं, ऐसे पलट के बनाऊं, तो इस टाइप से दिखेगा मेरे को। तो ये मेरे पास क्या है भाई, इस तरह से, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। यहां पर एंगुलर पोजीशन कितनी है, यहां एंगुलर पोजीशन कितनी है, ये है मेरे पास कितना, लैम्डा बाई ए है। ये मेरे पास कितना है, माइनस का लैम्डा बाई ए है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका एंगुलर विड्थ। यहां से आता ये क्या हो, ये तो इसकी विड्थ है ना, तो दिस इज एंगुलर विड्थ। तो इसकी एंगुलर विड्थ कितनी आ गई, सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा, एंगुलर विड्थ बीटा नॉट इक्वल टू, ये चीज प्लस हो जाएंगे दोनों, कितना आ जाएगा ये 2 लैम्डा बाई ए आ जाएगा। तो एंगुलर विड्थ सिंपल कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा बाई ए हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसकी एंगुलर विड्थ करने का मतलब यहां से लेकर यहां तक ये चीज, ये क्या है, इसकी एंगुलर विड्थ है। और इसकी वैल्यू कितनी है, अगर मैं ये बोलूँगा θ1 है, ये θ2 है, तो θ1 की वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाई ए। θ2 की वैल्यू कितनी है, माइनस लैम्डा बाई ए। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ2, जो कितना आ जाएगा 2 लैम्डा बाई ए आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है, लीनियर विड्थ। दूसरा हमारे पास क्या, लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ यानी लैम्डा। तो बताओ भाई लीनियर विड्थ क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस अगर नापूंगा तो सेंटीमीटर में यहां से यहां कितना आएगा ये मुझे निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, ये सोचने वाली बात है। ये θ1 है, ये डिस्टेंस यहां से आता है, मैंने कितनी बोल रखी है इसको, d बोल रखा है। अगर मैं यहां से ये बोलूं, ये यहां से यहां तक कितना है, x है। ये कितना है, यहां से यहां तक O से लेकर इस पॉइंट तक कितना है, x है। तो दिस x एक्ट लाइक ए आर्क एंड दिस d एक्ट लाइक ए रेडियस। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं यहां से θ1 निकालूं तो θ1 एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर कितना है मेरा, x है, और रेडियस कितनी है मेरे पास, d है। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, ये dθ1 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू dθ1। अगर पूरी लीनियर विड्थ चाहिए तो ये भी कितना है, यहां से आता है, ये भी तो x ही होगा, तो ये 2x हो जाएगा। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, d इंटू 2θ। जो 2x है 2θ1, जो 2x है वही तो क्या है, हमारी लीनियर विड्थ है। तो यहां से मेरे पास लीनियर विड्थ इक्वल टू कितना आ गया, d इंटू 2θ। ये 2θ क्या है भाई हमारा, 2θ। 2θ यानी ये पूरी चीज, θ1 θ2 दोनों बराबर, 2θ यानी पूरी चीज, जो किसके बराबर है, 2 लैम्डा बाई ए के बराबर है। जो किसके बराबर है, 2 लैम्डा बाई ए के बराबर है। तो यहां से मेरे पास लीनियर विड्थ सिंपल बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2d लैम्डा बाई ए आ गया। तो लीनियर विड्थ इक्वल टू कितना आ गया, 2d लैम्डा बाई ए आ गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन भी दिख रहा है मेरे को, ये एंगुलर विड्थ है, ये लीनियर विड्थ है, तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इंटू बीटा नॉट, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, पूरा का पूरा बीटा नॉट है ना, 2 लैम्डा बाई ए इक्वल टू बीटा नॉट। तो लीनियर विड्थ बीटा इक्वल टू कितना आ गया,
डी इंटू बीटा नॉट आ गया, ठीक है। सॉरी। अब कभी कभी पूछता है कि भाई ये जो मेरे पास सेकेंडरी मैक्सिमा है इनकी विड्थ क्या होगी। ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा यहां बना रखा है मैंने, ये विड्थ कितनी होगी, ये सेकेंडरी मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अगर आप ध्यान से देखो कि एक सेकेंडरी मैक्सिमा दो डार्क फ्रिंज के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब एंगुलर पोजीशन ऑफ, तो विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, लेट अस से दिस विड्थ इज W या कुछ भी बोल दो, तो विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा W सेकेंडरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन ऑफ n+1th डार्क फ्रिंज माइनस एंगुलर पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज, ठीक है। ऐसा हमने कल भी किया था जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ n+1th डार्क फ्रिंज कितना हो जाएगा, यह है फॉर्मूला, कितना आ जाएगा, n+1 लैम्डा बाई ए और माइनस एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, तो n लैम्डा बाई ए आ गया। सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये लैम्डा बाई ए आ जाएगा। तो विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कितना आ गया, लैम्डा बाई ए आ गया। और एक चीज आपको दिख रहा होगा यहां पर कि जो मेरे पास बीटा नॉट है, दिस बीटा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ W सेकेंडरी, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। एक मिनट, कोचिंग का टाइम तो नहीं हो गया यार। ओ हाँ चलो 3 बज गए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बचा है, कर लेते हैं फिर छुट्टी करते हैं। तो यहां से मेरे पास बीटा नॉट इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ W सेकेंडरी, या बोलते हैं विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। अब क्या आप यहां से लीनियर विड्थ निकाल सकते हो, इसकी लीनियर विड्थ निकाल सकते हो। एंगुलर विड्थ निकल गई कितनी, इतनी, तो दिस इज एंगुलर विड्थ, ठीक है। कौन सी विड्थ है ये, एंगुलर विड्थ है। अब लीनियर विड्थ निकालना है। देखो लीनियर विड्थ निकालने के लिए अगेन सेम फॉर्मूला, क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और एंगल कितना है मेरे पास यहाँ पर, W सेकेंडरी के बराबर है, यानी विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। आर्क मुझे निकालना है अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है, D के बराबर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसको ऐसे लूंगा तो ये D कैसे होगा, लगभग D होगा, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दिस इज, ये जो डिस्टेंस है बहुत दूर है, तो ये क्या होंगे, लगभग D के बराबर होंगे सारे के सारे, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेटेड केस है। तो W सेकेंडरी विल बी इक्वल टू x अपॉन डी, तो यहां से मेरे पास x इक्वल टू कितना आ गया, D इंटू W सेकेंडरी। तो लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा विल बी इक्वल टू W सेकेंडरी कितना है भाई, D लैम्डा बाई कितना आ गया, ये A आ गया। तो आंसर कितना आ गया भाई मेरा यहाँ पे, D लैम्डा बाई A आ गया। तो दिस इज लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक। तो ये हमने क्या कर लिया भाई, एक कंप्लीट डिस्कशन कर लिया किससे रिलेटेड, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से क्या करो, इस पूरे लेक्चर को देखो, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।